हेलो दोस्तों, मैं मनोज पाल पीएससीवाई डीसी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश के इतिहास के पोर्शन मध्य प्रदेश के राजवंश जो कि मेंस के यूनिट 2 और प्री के भी यूनिट 2 मतलब मेंस के पहले पेपर और प्री के जो जीएस वाला है उसमें मध्य प्रदेश के राजवंश टॉपिक दोनों की यूनिट 2 है। उसमें से अपन मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने गर्दभील राजवंश पढ़ चुके हैं। अब औलिकर राजवंश पढ़ते हैं। औलिकर राजवंश वर्तमान जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर, जिसका प्राचीन नाम दसपुर था, जो कि उनकी राजधानी थी, तो उसको देखते हैं अपन। ये होलिकर राजवंश है। ठीक, तो अपन गर्दभील पढ़ चुके हैं। एक बार ब्रीफ में फिर से आपको बता देता हूँ, तो एक आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है कहाँ कहाँ कौन से राजवंश थे एक बार क्लियर फिर से हो जाएगी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का राजवंश है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा ही है। चलो, तो यहाँ उज्जैन में आपका कौन सा राजवंश हो गया? उज्जैन में गर्दभील हो गया। ठीक है ना, ये कौन सी जगह है आपकी? उज्जैन। उज्जैन कौन से दो प्रमुख राजवंशों की राजधानी थी? गर्दभील की, और एक किसकी थी? आपकी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। ठीक, गुर्जर प्रतिहारों की दूसरी राजधानी आपको कौन सी देखने को मिलती है? कन्नौज। ठीक, पहली राजधानी कन्नौज। अभी एक एमपीपीएससी का पेपर हुआ था स्टार का, ठीक, उसमें पूछा था गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा है, तो कन्नौज है, ध्यान रखना। तो कन्नौज उनकी पहली राजधानी थी। दूसरी हो गई आपकी कौन सी? मतलब उज्जैन पहली थी और दूसरी कन्नौज। ठीक, उसके बाद नागवंश। नागवंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? ग्वालियर। इनकी राजधानी कौन सी थी? पवाया। ठीक, किसकी राजधानी थी ये? नागों की। ठीक, नाग राजवंश की। उसके बाद औलिकर राजवंश यहाँ आता है, वर्तमान कहाँ? ये मंदसौर या दसपुर में कौन सा था आपका? इनकी राजधानी हो जाती है आपकी दसपुर, मंदसौर, है ना। ठीक, मंदसौर, ये वर्तमान में मंदसौर है। ठीक, परिव्राजक राजवंश। ये परिव्राजक राजवंश वर्तमान में यहाँ सतना, इसकी राजधानी, परिव्राजक की राजधानी सतना में एक शहर आपको देखने को मिलता है नागौद, है ना। और दूसरा राजवंश मिलता है आपका उच्चकल, है ना। उच्चकल, इनकी राजधानी कौन सी थी आपकी? जो कि उचेहरा, इन्हीं के नाम पे पहले उच्चकल्प था, अब इनको क्या बोलने लगे? उचेहरा। ठीक, तो ये कहाँ? दोनों जगह कौन सी आती है? सतना में। ठीक, गुर्जर प्रतिहार का बता चुका हूँ, उनकी राजधानी पहली उज्जैन, दूसरी कन्नौज। कलचुरी, कलचुरी वर्तमान में यहाँ पड़ता है, कौन सा क्षेत्र है ये? त्रिपुरी। त्रिपुरी कलचुरियों की राजधानी थी, वर्तमान में कहाँ? जबलपुर। उसके बाद आता है चंदेल। चंदेल वर्तमान में कहाँ? यहाँ अपने छतरपुर। छतरपुर में आपका पड़ता है कौन सा? खजुराहो। खजुराहो में है, चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी। परमार, परमारों की राजधानी थी धार। ठीक, धारा नगरी जिसका प्राचीन नाम था, धार में। तोमर, तोमर राजवंशों की यही ग्वालियर में राजधानी थी तोमरों की। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके गोंड वंश। गोंड में यहाँ गढ़ा मंडला, मंडला क्षेत्र में आती, मंडला जबलपुर में था इनका, गोंड शासकों की राजधानी थी। उसके बाद कच्छप घात राजवंश, ये आते हैं यहीं ग्वालियर क्षेत्र में। इनकी 3 शाखाएं थी, दुमकुंड की शाखा, ग्वालियर की शाखा और नरवर की शाखा, ये 3 थी। तो आज अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं? होलिकर। तो ये मैं आपको बताऊंगा, तो ये ज्योग्राफी लोकेशन से माइंड मैप बन जाएगा कि कहाँ कौन सा था। ठीक है, चलो, तो मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ रहे थे अपन, उसमें वर्तमान में देख लेना, भी मैंने पूरे मैप के माध्यम से बता दिया कौन कौन सा कहाँ था। चलो, उसके बाद आते हैं अब ये इनके प्रमुख शासक थे यशोधर्मन, जो कि मंदसौर के, दसपुर के सबसे प्रतापी शासक हुए। इन जो अपनी क्वेश्चन का फॉर्मेट है पूरे मेंस में, उसमें 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। तो मंदसौर जो शासक है यशोधर्मन, इनकी पूरी संभावना है कि जो अपने 7 नंबर या 10 नंबर में आ सकते हैं, बाकी छोटी छोटी चीजें आपकी 2 नंबर में आ सकती है। साथ ही कोई भी फैक्ट प्री में आ सकता है, तो बिल्कुल भी आप इसको हल्के बना लें और हर चीज ध्यान रखें। तो ये मंदसौर का जो राजधानी थी दसपुर, और यहाँ इनका इतना क्षेत्र फैला हुआ था, यहाँ देख लो, ये इतना भारत, और इधर आपका इधर आ जाएगा पूरा इंडो चाइना के प्रायद्वीप तक, और इधर पूरा पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान तक, तो इतना बड़ा साम्राज्य था इसका। ठीक है, चलो ये ठीक। उसके बाद अब आता है औलिकर राजवंश। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है देखते हैं धीरे धीरे। मंदसौर जो कि उत्पत्ति 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय, मतलब इनके समकालीन शासक कौन था जब ये वंश वो अपने उद्भव और विकास की ओर था, तब समुद्रगुप्त था, जो कि गुप्त वंश के शासक हुए, दूसरे शासक थे। इनके समय दसपुर, मंदसौर, ठीक, दसपुर मंदसौर में मालवों की एक शाखा, ये भी मालवा में छोटे छोटे साम्राज्य थे, उसकी एक शाखा थी औलिकर। ठीक, तो जो औलिकर जो शब्द है ना, ये एक आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ का अभिलेख, औली का और रा, ये इस शब्द से औलिकर बना है ना। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा इनके अभिलेखों में, औलिकारा, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए इसको जोड़ के अपन ने औलिकर साम्राज्य
बना दिया, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो ये मालवों की एक शाखा होलिकर वंश किसके समय में, समुद्रगुप्त के समय में 4वीं से 6वीं शताब्दी में इसका उत्पत्ति हो रही थी। राजनीतिक स्थिति, ये गुप्तों के सामंत थे, ठीक। तो एक जो अपन देखते हैं उत्तर भारत में बहुत बड़ा एक शक्ति के रूप में गुप्त आते हैं, मतलब मौर्यों के बाद सबसे बड़ी शक्ति गुप्तों की आती है। तो छोटे छोटे जो साम्राज्य थे इन्हीं के सामंत के रूप में शासन करेंगे। राजधानी इनकी दसपुर, वर्तमान नाम क्या है इसका, मंदसौर, है ना। धर्म, ये जितने भी होलिकर वंश के शासक है वो वैष्णव धर्म, ठीक। वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जो इनके अवतार हैं सारे 10 अवतार, उनको मानने वाले हैं ये लोग, है ना। ठीक है, तो मतलब जो गुप्त थे वो भी एक प्रकार से वैष्णव धर्म को ही इन्होंने दिया, हालांकि लेकिन ये मतलब वैसे कट्टर नहीं थे, सभी धर्म को संरक्षण ये देते थे। तो प्रथम यहाँ जो आप इनके अभिलेख देखोगे उनमें 2 प्रकार के आपके होलिकर वंश मिलते हैं, एक प्रथम होलिकर मिलता है, द्वितीय होलिकर मिलते हैं, ठीक। तो प्रथम होलिकर का जो संस्थापक था वो जय वर्मा या जय वर्मन, ठीक है। तो इनका 2-3 इनके जो सरनेम है ना वो इनके नाम के आगे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बर्मन मिलेगा, ठीक, वर्मा मिलेगा, या फिर धर्मन मिलेगा, या धर्मा मिलेगा, ठीक। तो ये कंफ्यूज मत होना, जब भी ये सरनेम दिखे मतलब वो किस वंश के हैं, होलिकर के। तो पहले होलिकर वंश के संस्थापक कौन हुए, जय वर्मा या जय वर्मन, और दूसरे कौन होते, द्रव्यवर्धन या वर्मन, ठीक। उसके बाद आते हैं अगले जानकारी के स्रोत। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, इस जो प्राचीन राजवंश है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, उसी के आधार पर इतिहासकारों ने इनको एक फॉर्मेट में जमाया। जानकारी के स्रोत, नरवर्मन, ठीक, एक शासक हुए हैं होलिकरों के, नरवर्मन। इनका मंदसौर और बिहार के कोटरा, जो वर्तमान में बिहार है उसमें एक जगह है कोटरा, वहां से अभिलेख, और मंदसौर का अभिलेख तो दसपुर का अभिलेख आप जानते ही हैं, तो मंदसौर के कोटरा के अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। फिर एक और शासक विश्ववर्मन, इनका गंगाधर अभिलेख है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो विश्ववर्मन किसका अभिलेख है, गंगाधर अभिलेख। अगर इनमें आपको 2 नंबर के हिसाब से 2 या 3 पॉइंट लिखना तो क्या लिखेंगे, गंगाधर अभिलेख। होलिकर शासक विश्ववर्मन द्वारा लिखित है ये, या उनके शासनकाल में लिखवाया गया गंगाधर अभिलेख। इनमें जो है होलिकर साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जिसकी प्रमुख राजधानी आपकी इसी अभिलेख के माध्यम से दसपुर या मंदसौर देखने को मिलती है। तो ये 3 फैक्ट आपके इसमें हो जाएंगे, ठीक। बंधु वर्मन का दसपुर अभिलेख, जो दसपुर या फिर मंदसौर में अभिलेख है, उसमें 3-4 शासकों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें लिखवाई हैं, आगे उसको अपन एक बड़े क्वेश्चन के रूप में देख लेंगे। तो दसपुर अभिलेख किसका है, बंधु वर्मन का। उसका यशोधर्मन का सौंधनी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये आपका प्रीलिम्स में भी ध्यान रखना, सौंधनी अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। ये वाला मंदसौर अभिलेख, दसपुर अभिलेख और ये मंदसौर अभिलेख तीनों एक ही है ना। तो उसमें नरवर्मन ने भी लिखवाया है, बंधुवर्मन ने भी लिखवाया है, यशोधर्मन या वर्मन ने भी लिखवाया है, इसलिए सौंदर्य और मंदसौर अभिलेख, ठीक। रीस्थल सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है, ये सबसे नया भी खोजा गया अभिलेख है इनके होलिकर वंश के संबंध में। तो होलिकर वंश के संबंध में ये सीतामऊ मंदसौर में है, उसकी एक जगह है सीतामऊ, वहां से रीस्थल अभिलेख मिलता है। इसी में रीस्थल अभिलेख में ही दो होलिकर साम्राज्य होने की वो मिलती है जानकारी, कि एक पहला होलिकर साम्राज्य था और एक द्वितीय होलिकर साम्राज्य था, ठीक। तो रीस्थल अभिलेख समझ गए। चलो इन अभिलेखों को और भी बड़े रूप में देख लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये होगा जानकारी के स्रोत। अब होलिकर वंश के प्रमुख, जो प्रथम 2 होलिकर वंश होता है उसमें से प्रथम होलिकर वंश और द्वितीय होलिकर वंश 2 होते हैं, जिसमें से प्रथम होलिकर वंश के शासक देख लेते हैं कौन कौन है, जिसमें जय वर्मन, ठीक, जय वर्मन या जय वर्मा ये इनके संस्थापक होते हैं। तो अगर इनको 2 नंबर में आए तो आप कैसे लिख सकते हो, जय वर्मा या जय वर्मन प्रथम होलिकर वंश के शासक हुए। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, आपके नरवर्मन के मंदसौर या दसपुर अभिलेख से मिलती है, और क्या है इनकी राजधानी क्या थी, दसपुर थी, ठीक है। और ये गुप्तों के सामंत थे, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद सिंह वर्मन आते हैं, नरवर्मन इंपॉर्टेंट शासक है, विश्ववर्मन बंधुवर्मन इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक। वर्मन या वर्मा इनके सरनेम में रहता है, ठीक। तो ये प्रथम होलिकर वंश के प्रमुख शासक है। और भी अन्य शासक होते हैं लेकिन ये प्रमुख शासक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं से बनेगा, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं आप जय वर्मा या जय वर्मन। तो क्या मिलता है, मंदसौर में होलिकर वंश के संस्थापक, ठीक है। उसके बाद आता है सिंह वर्मन। सिंह वर्मन ये समुद्रगुप्त के समकालीन रहते हैं, ठीक। अब समुद्रगुप्त की आप जो राज्य विस्तार की नीति देखोगे, समुद्रगुप्त जो है भारत में सबसे ज्यादा युद्ध जीतने वाले शासक हैं, और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जो इतिहासकार है, प्राचीन इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये जब जीतते हैं तो नरसिंह वर्मन भी इनसे पराजित होकर इनके अंडर
शासन करने लगते हैं, तो ये समुद्रगुप्त के समकालीन होते हैं। ठीक, सिंहवर्मन। उसके बाद आता है नरवर्मन, ये वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है। अब समुद्रगुप्त के बाद शासक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। जब गर्दभील पढ़ा था मैंने, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विक्रमादित्य शासक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। इन्होंने भी विक्रमादित्य के समान ही उज्जैन या अवंती से शकों को मालवा से हरा के भगा दिया था, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपनी उपाधि विक्रमादित्य धारण करी। तो इन्हीं के समकालीन कौन थे? नरवर्मन। और प्रथम होलिकर राजवंश दसपुर में उसके वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन देखने को मिलते हैं? नरवर्मन। ठीक, अगला मिलता है विश्ववर्मन। विश्ववर्मन, इनका उल्लेख गंगाधर शिलालेख में मिलता है। इन्हीं के समय इसकी रचना या इन्हीं के आदेश से इनकी रचना हुई। ठीक, अब इनके समय में देखते हैं क्या हुआ। विश्ववर्मन के समय मंत्री मयूर रक्षक द्वारा मातृका मंदिर, ये माता या देवी शक्ति का मंदिर है। ठीक, और विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। किसके समय? ये विश्ववर्मन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका उल्लेख गंगाधर अभिलेख में मिलता है। इनका एक मंत्री था मयूर रक्षक, के द्वारा मातृका मंदिर और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद गंगाधर शिलालेख इन्होंने उत्तीर्ण करवाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद दसपुर अभिलेख में विश्ववर्मन को कुमारगुप्त का एक गोप्ता, गोप्ता क्या होता है? एक शासन के अंतर्गत कुछ गांवों या बहुत बड़े एक क्षेत्र का शासक के रूप में, या वहां का एक इनके अंडर एक शासक के रूप में जाना जाता है, उसको गोप्ता कहा जाता है। तो कुमारगुप्त के गोप्ता के रूप में या उनके अंडर एक सामंत के रूप में दर्शाया गया है दसपुर अभिलेख में। किसको? विश्ववर्मन को। तो विश्ववर्मन किसके समकालीन हो जाते हैं? कुमारगुप्त के। ठीक, तो ये कुमारगुप्त ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद अब आते हैं, ये अगर 2 नंबर में आया कभी या बड़े में भी आता है तो आप इसको डील कर लेंगे, इनके बारे में पर्याप्त जानकारी है 7 नंबर के हिसाब से। चलो ठीक, अब आते हैं बंधुवर्मन, इंपॉर्टेंट शासक है ये भी। इनका उल्लेख भी कहाँ मिलेगा? इनका वर्णन दसपुर अभिलेख में, जो कि कहाँ है? मंदसौर में। इनके समकालीन ये भी कुमारगुप्त के समकालीन ही थे। ठीक, विश्ववर्मन और बंधुवर्मन दोनों। अब लाट प्रदेश, लाट प्रदेश ये कहाँ आता है? वर्तमान गुजरात में। ठीक, वर्तमान गुजरात में है ना। ठीक, जो ये लाट प्रदेश से ही आपने हिंदी में लाटानुप्रास अलंकार पढ़ा होगा। ठीक, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, वो भी इसी का लाट प्रदेश से ही आता है। ये पीएससी ने के मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका। तो लाट प्रदेश गुजरात से आए हुए रेशम बुनकरों को इन्होंने संरक्षण दिया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। आपने अभी दसपुर में जो शिलालेख है वो विश्व का पहला विज्ञापन वाला शिलालेख है ना, मतलब जो लेख है हमें जो अभिलेख मिलता है वो, तो विज्ञापन वाला शिलालेख है। उसमें किसका विज्ञापन है? तो इन्हीं रेशम बुनकरों के द्वारा जो कपड़े बुनने और इनकी जो रेशम की बुनीकारी और जो कपड़ों का प्रचार प्रसार करने के लिए पहला विज्ञापन का अभिलेख है, ये आपके पीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो ये दसपुर अभिलेख में जानकारी मिलती है। ठीक, तो लाट प्रदेश से आए हुए जो रेशम बुनकर थे उनको संरक्षण किसने दिया? बंधुवर्मन ने। ठीक, और इन्हीं का प्रमुख रूप से जो वर्णन मिलता है वो आपके दसपुर अभिलेख में मिलता है। निर्माण इन्होंने दसपुर में सूर्य मंदिर, आज भी सूर्य मंदिर भारत के कुछ विशेष जगहों पर है। ठीक, तो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से आप देख लेना। और रेशम बुनकरों को सबसे पहले संरक्षण दिया किसने? बंधुवर्मन ने, या फिर किनके समय लौट के आए थे वो? बंधुवर्मन के। ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ये फैक्ट को ध्यान रखना। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं, ये पहले होलिकर वंश में इतने प्रमुख शासक थे, जिसमें से देखो सबसे इंपॉर्टेंट शासकों को मैंने बता दिया है। इसमें से ये संस्थापक एक इंपॉर्टेंट शासक है, फिर विश्ववर्मन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नरवर्मन वास्तविक संस्थापक, फिर विश्ववर्मन इंपॉर्टेंट है ना, गंगाधर शिलालेख इनका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बंधुवर्मन तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि सबसे पहले रेशम बुनकर इनके समय में आए थे, और कुमारगुप्त के समय इनको एक गोप्ता के, विश्ववर्मन को गोप्ता के रूप में दिखाया गया था। और सूर्य मंदिर का निर्माण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अब आता है आपका द्वितीय होलिकर वंश। पहला होलिकर वंश के शासक पढ़ लिए, अब द्वितीय होलिकर वंश कौन से? रीस्थल अभिलेख, ये बता दिया कहाँ है आपका? सीतामऊ मंदसौर में आपका रीस्थल अभिलेख मिलता है। सबसे नया खोजा गया अभिलेख है इसके संबंध में ना। चलो वर्णन मिलता है शासनकाल 5वीं से 7वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि में। इनका मैंने बताया था क्या? ओ ली का रा, है ना, ये मिलता है आपको क्या? ओ ली का और रा, है ना, ओलिकारा, इसी से मिलकर ओलिकर बना है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? रीस्थल में, है ना। तो इनके शासनकाल में 5वीं 7वीं शताब्दी तक रहा था द्वितीय होलिकर का। इसके प्रमुख शासक, तो इसके प्रमुख शासकों में देखो द्रव्यवर्धन इनके क्या थे? संस्थापक हुए। फिर आते हैं जयवर्धन, फिर अजितवर्धन होते हैं, फिर विभीषण वर्धन हुए, राज्यवर्धन होते हैं, प्रकाश धर्मा होते हैं,
यशोधर्मा और कृष्णवर्मा। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले द्रव्यवर्मा इनके संस्थापक के रूप में याद रखना, द्वितीय होलिकर वंश के, ठीक। और पहले के कौन है, जयवर्मा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो बड़े में आ सकता है आपका प्रकाश धर्मा और यशोधर्मा या यशोधर्मन के रूप में आप इनको जानते हैं, ठीक। द्रव्यवर्धन क्या है, द्वितीय होलिकर। देखो द्वितीय होलिकर वंश के रूप में किसको, द्वितीय होलिकर वंश के संस्थापक के रूप में आप द्रव्यवर्धन को जानते हैं। इनकी राजधानी वही दसपुर मंदसौर हुई, ठीक। उसके बाद अब प्रकाश धर्मन सबसे इंपॉर्टेंट शासक, ठीक, जो कि 7 नंबर या 10 नंबर में आ सकता है, तो दोनों के हिसाब से इसको ध्यान रखना। पूरा फॉर्मेट है यही के छापना है आपको। चलो इसका उल्लेख मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। समकालीन स्कंदगुप्त, ठीक। कुमारगुप्त तक तो वो बंधुवर्मन और विश्ववर्मन हो गए थे। अब स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के लड़के आप जब गुप्त वंश पढ़ोगे तो कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त के समय आते हैं प्रकाश धर्मन या प्रकाश धर्मा के रूप में जानते हैं। स्कंदगुप्त के समकालीन हो गए। इनकी उपाधि अधिराज और भागवत प्रकाश। अब देखो ये भागवत से संबंधित उपाधियां आपको 2 जगह सबसे ज्यादा मिलेगी, एक तो गुप्त साम्राज्य में और एक औलिकर में, ठीक। औलिकर वंश के रूप में, है ना, औलिकर, ठीक। तो ये ध्यान रखना, भागवत मतलब जो भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण या वैष्णव धर्म का जो अनुयायी होता है वो अपने आप को भागवत या उससे संबंधित उपाधियां धारण करता है। तो भागवत प्रकाश उपाधि धारण की, अधिराज उपाधि धारण की। और हूण शासक, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये फैक्ट ध्यान रखना, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। हूण शासक तोरमाण को पराजित किया। एक हूण, जब मध्य एशिया से अपने हूणों के आक्रमण होते हैं उस समय तोरमाण प्रमुख शासक था, ठीक। तो तोरमाण को पराजित किसने किया, प्रकाश धर्मन में। इसके बाद से इनकी ख्याति जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक। विशेष क्या है इनके समय में, तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त शासकों से स्वतंत्र सत्ता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रकाश धर्मा कि इन्होंने स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद अपन देखते हैं कि उत्तर गुप्तकालीन शासक प्रारंभ हो जाते हैं जो कि बहुत कमजोर और एक छोटे क्षेत्र के शासक रहते हैं। तो इस समय जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो अपने आप को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित कर लेती हैं, जिससे ये जो है मंदसौर का औलिकर वंश ये भी अपने आप को एक स्वतंत्र सत्ता या फिर सामंती से मुक्त कर लेता है और एक स्वतंत्र रूप से शासन के रूप में प्रारंभ करते हैं। तो इनका उल्लेख बता दिया, ये पूरे फॉर्मेट ऐसा कैसा को छाप देना। तो ये सबसे पहले जो क्या हुए, स्वतंत्र सामंती मुक्त शासक हुए, ठीक है। तो इन्होंने हूण शासक तोरमाण को हराया था, ये ध्यान रखना ना। चलो उसके बाद अब इनको निर्माण, जो अपने शासक हुए प्रकाश धर्मन, उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, क्या क्या बनवाया, तो उन्होंने शिव मंदिर बनवाया, प्रकाशेश्वर, अपने ही प्रकाश प्लस ईश्वर, तो प्रकाशेश्वर मंदिर सीतामऊ मंदसौर में निर्मित करवाया इन्होंने, जो कि शंकर मंदिर है, शिव मंदिर है। और विभीषण तालाब, ठीक, विभीषण तालाब इन्होंने बनवाया। चलो ठीक है। उसके बाद आते हैं अब यशोधर्मन, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है ये। 7 नंबर या 10 नंबर में पूरी उम्मीद है कि ये आ जाए, ठीक। विक्रमादित्य के बाद सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं जो अपने मेंस में आ सकते हैं, और बाकी प्रीलिम्स में भी इनसे वैसे भी पहले भी फैक्ट पूछे गए हैं और अब तो सिलेबस में डायरेक्ट जोड़ दिया है, इसलिए ज्यादा संभावना है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। इनका अन्य नाम यशोधर्मन या यशोधर्मा का अन्य नाम क्या मिलता है, विष्णुवर्धन, जो आपका इनका अभिलेख है उसमें मिलता है विष्णुवर्धन। इनका अभिलेख कहाँ, वर्णन कहाँ मिलता है, दसपुर अभिलेख में मिलता है। इनकी उपाधि सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ये कम से कम 2-3 बार पीएससी में ही आ चुका है कि जनेन्द्र किसकी उपाधि है, इसलिए इनके पूरे नाम के रूप में इनको जनेन्द्र यशोधर्मन भी कहा जाता है। तो ये इनका पूरा नाम भी मिलता है, जनेन्द्र यशोधर्मन, ठीक, जनेन्द्र, है ना। तो ये ध्यान रखना, जनेन्द्र सबसे इंपॉर्टेंट इनकी क्या है, उपाधि है। तो जनेन्द्र यशोधर्मन भी इनको कहा जाता है। तो जनेन्द्र हो गया, नरोधिपति, ठीक, ये उपाधि हो गई, राजाधिराज और परमेश्वर विक्रमादित्य, परमेश्वर उपाधि और विक्रमादित्य भी इन्होंने उपाधि धारण की। अब विक्रमादित्य उपाधि धारण करने के पीछे क्या लॉजिक है मैं बताएं, जो भी कोई न्यायप्रिय साम्राज्य विस्तार के रूप में पराक्रमी प्रतापी शासक होता है, जो राजा विक्रमादित्य ने जैसे काम किए थे वैसे ही काम करता है, तो अपने आप को विक्रमादित्य, अर्थात इसका अर्थ ही होने लगा कि जो महान शासक हो वो अपने आप को विक्रमादित्य के रूप में धारण कर लेता है। तो इनकी उपाधि विक्रमादित्य, सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि जनेन्द्र है, नरोधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर और राजा विक्रमादित्य इनकी उपाधि है, ठीक। अब इनकी विजय, तो एक शासक अभी अपन ने पढ़ा इससे पहले, उन्होंने किसको, तोरमाण को हराया। तोरमाण के बाद जो हूणों के शासक बनते हैं मिहिर कुल, इन्होंने यशोधर्मन ने, जनेन्द्र यशोधर्मन ने किसको हराया, मिहिर कुल को हराया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य, ठीक, सबसे पहले जो मिहिर कुल जो हूण शासक है वो नरसिंह बालादित्य से हारे थे,
है ना। नरसिंह बालादित्य ने क्या किया, इनको छोड़ दिया, तो फिर ये इनने फिर से आक्रमण किया, तो फिर अब की बार यशोधर्मन ने इनको निपटा ही दिया, है ना। चलो, वाकाटकों की शक्ति जो दक्षिण में आप भारत देखोगे तो यहाँ मालवा क्षेत्र में कौन थे आपके, ये लोग थे दसपुर के अलीगर वंश, और यहाँ विदर्भ महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन शासक कर रहे थे, वाकाटक। तो वाकाटकों की इन्होंने शक्तियों का दमन किया। तो इनके विजय कौन कौन सी हो गई, मेरकुल हुण को पराजित किया, नरसिंह बालादित्य उत्तर गुप्त है, जो स्कंदगुप्त के बाद शासक होते हैं कंटिन्यूअस, उनमें नरसिंह बालादित्य प्रमुख शासक होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मीरकुल को पराजित किया। और मीरकुल को किसने, यशोधर्मन ने मीरकुल को पराजित किया। उसके बाद नरसिंह बालादित्य को भी यशोधर्मन ने पराजित किया और वाकाटकों की शक्ति का इन्होंने दमन कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद साम्राज्य, तो इन्हें मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सबसे पहले मैप दिखाया था। ठीक, एक बार और मैप दिखा दूंगा तो आप देख लो कि कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। लोहित, जिसको वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये देखो, प्राचीन नाम भी पीएससी में कई बार पूछ लिए गए हैं ना। तो ये ध्यान रखना कि लोहित किसका प्राचीन नाम है, ब्रह्मपुत्र का। चलो, उसके बाद आता है महेंद्र पर्वत, जो कि गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है। तो महेंद्र पर्वत कहां से, लोहित ब्रह्मपुत्र से महेंद्र पर्वत गंजाम जिला उड़ीसा तक, और हिमालय से लेकर पश्चिमी सागर अरब तक था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, कहाँ है वो। ये इतना पूरा साम्राज्य इनका फैला हुआ था। ठीक, तो ध्यान रखना, ये वाला मैप अगर बन सके तो बना देना, नहीं तो वो क्रॉस वाला निशान तो बना ही सकते हैं अपन, है ना। चलो, तो इनका साम्राज्य देख लो यहां से यहां तक। अगर आपसे पूछे तो ये लोहित, कहां से, ब्रह्मपुत्र, लोहित, और आपका इधर कहां हो जाएगा, महेंद्र पर्वत गंजाम जिला उड़ीसा, और इधर आपका कहां हो जाएगा, ऊपर, सॉरी ऊपर था हिमालय, हिमालय से लेकर आपका कहां हो जाएगा, ये पश्चिम में अरब सागर तक हो जाएगा। ठीक, तो ये उसको जमा लेना अपने। तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। चलो, ठीक, तो ये इनका साम्राज्य था। उसके बाद अब शासनकाल, तो जो अपने शासक हुए यशोधर्मन, उनका शासनकाल संभवतः है, मतलब इनकी जानकारी जो है कटी कटी सी मिलती है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, तो एक जोड़ के संभवतः 528 से 543 तक इनका साम्राज्य यशोधर्मन का देखने को मिलता है। इन्होंने संरक्षण, रेशम बुनकरों का भी संरक्षण दिया। तो इनके समय जो मतलब ओलीकर वंश में दसपुर लाट प्रदेश गुजरात से जो रेशम बुनकर आए थे, तो उनको संरक्षण दिया और उनको बाकायदा रेशम के संबंध में काम भी दिया था उन्होंने। ठीक, तो संरक्षण दिया। तो उसका निर्माण, तो शिव और विष्णु मंदिर, मैंने बताया कि जो भी ओलीकर वंश के जितने भी शासक हुए वो वैष्णव धर्म को मानने वाले या संप्रदाय को मानने वाले थे। शिव मंदिर, विष्णु मंदिर बनवाया। सौंदनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभिलेख पूछ सकते हैं कि किसका अभिलेख है, सौंदनी अभिलेख, और मंदसौर में विजय स्तंभ। तो दोनों जगह सौंदनी में विजय स्तंभ बनवाया और मंदसौर में भी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक, मंदसौर में एक तालाब का भी निर्माण करवाया, मैंने बताया क्या नाम था उसका, विभीषण तालाब, है ना। ठीक, विभीषण तालाब, है ना। ठीक, तो ये तालाब है एक विभीषण तालाब। इससे पहले प्रकाश धर्मा के समय में भी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग दोनों तालाब हैं मंदसौर में, और सौंदनी और ये विजय स्तंभ, इनके ध्यान रखना। ठीक है, चलो। उसके बाद संरक्षण, इनके समय में कालिदास होती है। अब मैंने बताया था ये एक कालिदास किसके समय में हो गया आपके, देखो अब 3 कालिदास। जो सबसे पहले राज तरंगणी, है ना, ये पूरा बता देता हूँ। राज तरंगणी किसकी पुस्तक है, आपकी कलहण की पुस्तक है ना, कलहण। इसमें बताया गया कि भारतीय इतिहास में 3 कालिदास हुए हैं। ठीक, तो पहले कालिदास जो है वो किनके समय में देखने को मिलते हैं, कर्दभिल्ल शासक विक्रमादित्य की। ये ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक, कालिदास, पहले कालिदास किनके समय में देखने को मिलते हैं, विक्रमादित्य के। दूसरे कालिदास कहाँ देखने को मिलते हैं आपके, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त सेकेंड। इनकी उपाधि भी क्या थी, गुप्त शासक है, इनकी उपाधि भी विक्रमादित्य थी। तो इनके समय में कौन देखने को मिलते हैं, दूसरे कालिदास, है ना, कालिदास सेकेंड। और तीसरे कालिदास किनके समय में देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको यशोधर्मा या जैनेन्द्र यशोधर्मन के शासनकाल में कालिदास तृतीय देखने को। ठीक, कालिदास, ठीक, ये सेकंड वाले यहाँ थर्ड हो जाएंगे हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से 3 कालिदास अपने को देखने को मिलते हैं ना। चलो, कलहण की राज तरंगणी में भारत में 3 कालिदास का बताया गया कि 3 प्रमुख, और तीनों ही जो है विद्वान शासक, विद्वान
कवि और लेखक के रूप में हुए हैं। ठीक है, चलो, है ना। उसके बाद अब दसपुर प्रशस्ति या मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख क्या है? प्रशस्ति मतलब जो होता है राजाओं द्वारा जो लिखे गए थे उनको प्रशस्ति बोलते हैं, या पत्थरों पर लिखी गई जो है उसको प्रशस्ति बोला जाता है। ठीक, तो इसको मंदसौर प्रशस्ति और या दसपुर प्रशस्ति या फिर दसपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण देखो, बंधु वर्मा, यशोवर्मा, नरवर्मन। नरवर्मन पहले शासक हुए जिन्होंने लिखवाया, नरवर्मन के बाद बंधुवर्मन और यशोवर्मन। इन तीनों की प्रशस्तियां या इनके लेख जो है इसमें अपने दसपुर प्रशस्ति में मिलते हैं। ठीक, इसके लेखक जो है वत्स भट्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके प्री में, इसलिए ध्यान रखना इसको ना। वत्स भट्टी, इसकी जो भाषा है सबसे पहले प्राकृत है, उसके बाद संस्कृत है। तो दोनों भाषाओं में मतलब पहले आपको प्राकृत देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको संस्कृत देखने को मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद इसकी जो रचना है वो छंदों के रूप में की गई है। आपने छंद पढ़े होंगे, उसमें छंद के रूप में इसको जो भी सेंटेंसेस लिखे वो छंद के रूप में लिखे। और ये सबसे पहला शब्द है इसमें ओम मिलता है ना। ओम मतलब ये भगवान शंकर को भी मानते थे, तो इसका प्रारंभ जो है ओम से होता है। फिर इसमें किस किस चीज का वर्णन है? तो बंधुवर्मन ने जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था वो है। यशोधर्मन की हुण विजय का वर्णन है। और क्या वर्णन मिलता है इसमें? रेशम बुनकरों के बारे में, संरक्षण के बारे में, और इनकी रेशम के संबंध में जो कलाकारी कपड़े बनाते थे उसका वर्णन मिलता है। ठीक, और ये जो है दसपुर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति, ये विश्व का पहला विज्ञापन वाला है ना, विज्ञापन है। ठीक, इसमें पहली बार जो है इसके रेशमों के बारे में, ये रेशम का कपड़ा कितना अच्छा रहता है, लोगों को यूज करना चाहिए, जो वर्तमान में आप ऐड देखते हैं उस टाइप का। तो पहला विज्ञापन, दुनिया का पहला विज्ञापन खोजा गया है इसको, है ना। ठीक, चलो ये देख लो। उसके बाद आते हैं विशेष, इसमें क्या है? तो पहला विज्ञापन बता दिया, पहला विज्ञापन होर्डिंग या एड है पहला, है ना, एडवर्टीजमेंट है पहले। रेशम बुनकरों का इसमें वर्णन है। ठीक, तो अलग से भी आपका मंदसौर प्रशस्ति आ सकती है। ठीक है, उसके बाद रीस्थल अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे ओलिकर वंश के संबंध में, जानकारी के संबंध में सबसे नया खोजा गया अभिलेख है रीस्थल। ये कहाँ से मिलता है? मंदसौर में एक जगह है सीतामऊ, वहां से मिलता है। ठीक, 1983 में खोजा गया है इसको, और इसमें द्वितीय ओलिकर वंश का वर्णन है सबसे प्रमुख रूप से। तो मतलब पता चलता है कि ओलिकर वंश दो थे, पहला और दूसरा। इसकी भाषा क्या है रीस्थल अभिलेख की? प्राकृत भाषा है। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। और इसमें वर्णन किसका है? ओलिकारा, ये मैंने शब्द लिख के बताया था पहले, ये प्राकृत में ऐसे ही लिखा जाता है, ओ ली का और रा। ठीक, ओलिकारा के रूप में ये मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों अभिलेख ही उनके समय के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अब अपन ने गर्दभिल्ल पढ़ लिया है, साथ ही अपन ने ये पढ़ लिया है ओलिकर। इसके बाद अगला राजवंश, ऐसे ही सारे राजवंश आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ सर, हो गया। हाँ, चार्ज लगाना है, हो रहा होता है।